नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की पुस्तक व्यावसायिक अध्ययन के पहले पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले पाठ को। पाठ का नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं भूमिका की, यानी उसके परिचय की। तो चलिए देखते हैं। आज के समय में प्रबंध सभी प्रकार के संगठनों के लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रबंध की जो विचारधारा है वह केवल किसी कंपनी या संस्था या व्यावसायिक संगठनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रबंध की आवश्यकता सभी प्रकार के संगठनों को अपने कार्यों को अच्छे ढंग से चलाने के लिए पड़ती है। ठीक है, यानी प्रबंध की जो आवश्यकता है सभी प्रकार के संगठनों को अपने कार्यों को अच्छे ढंग से चलाने के लिए पड़ती है। इसलिए हम इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि प्रबंध सार्वभौमिक और सर्वव्यापी स्वीकृत कार्य है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं प्रबंध की अवधारणा को, यानी प्रबंध का अर्थ और प्रबंध की परिभाषा को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंध के अर्थ की, यानी प्रबंध का मतलब क्या होता है। प्रबंध का मतलब व्यवस्था से होता है, यानी प्रबंध में स्वयं सहित दूसरे लोगों से कार्य कराने की कला होती है। ठीक है, प्रबंध वह है जो किसी कंपनी के, व्यवसाय के या संस्था के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्रभावी ढंग से एवं कुशलतापूर्वक जो निश्चित समय किया गया है उसके अंदर पूरा करने की प्रक्रिया होती है। इसलिए प्रबंध को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रबंध की परिभाषा की। तो प्रबंध की परिभाषा इस प्रकार है: उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं प्रबंध कहलाती हैं। यानी वह संसाधन जो उपलब्ध हैं किसी व्यवसाय में, कंपनी में या किसी संस्था में, उनको अच्छे ढंग से प्रयोग करना, जिससे जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उस संस्था के या कंपनी के, उनको आसानी से प्राप्त किया जा सके। ठीक है, यानी उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं प्रबंध कहलाती हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसका सर्वमान्य उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों के संबंध में दिशा निर्देशित या मार्गदर्शन करना है। मतलब इसका है कि प्रबंध का जो प्रयोग है वह सर्वमान्य उद्देश्य, यानी वे उद्देश्य जिन्हें हर संस्था स्वीकार करती है, ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों का मार्गदर्शन करना होता है। ठीक है, मैरी पार्कर फोलेम के अनुसार प्रबंध की परिभाषा। मैरी पार्कर फोलेम ने अपने अनुसार प्रबंध को परिभाषित किया था। उन्होंने कहा था कि प्रबंध अन्य लोगों से काम कराने की कला है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि प्रबंध की आधुनिक अवधारणा, यानी अब बात करते हैं प्रबंध की आधुनिक अवधारणा की। आधुनिक समय के अनुसार प्रबंध की जो अवधारणा है, यानी जो अर्थ और परिभाषा है, वह निम्न बातों पर दबाव देती हैं, जिससे जो कार्य है वह क्रमबद्ध सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो सके। अब हम देखते हैं कि आधुनिक समय के अनुसार प्रबंध की जो अवधारणा है वह किन बातों पर दबाव देती है। तो पहली बात है प्रोसेस, यानी प्रक्रिया पर देती है दबाव। दूसरा है कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से कार्य को पूरा करना, इस पर दबाव देती है। तीसरा है संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है, अब हम बारी बारी से सबको संक्षिप्त में पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रक्रिया के बारे में। प्रक्रिया किसी कार्य को व्यवस्थित रूप से करने के लिए कुछ निश्चित चरण होते हैं, उन्हीं चरण की श्रृंखला को प्रक्रिया कहते हैं। यानी जिस किसी कार्य को हमें करना है उसके लिए कुछ पार्टिकुलर प्रक्रिया होगी, विधि होगी, उसी विधि को या उसी श्रृंखला को हम प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, वो चरण इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है नियोजन, फिर होता है संगठन, फिर होता है नियुक्तिकरण, फिर निर्देशन, फिर नियंत्रण। इस प्रकार जो है व्यवसाय नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, उसकी अच्छी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी होती रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से कार्य को करना। प्रबंध
कि आधुनिक अवधारणा बताती है कि कर्मचारियों को प्रभावी होने के साथ साथ अपने कार्य में भी कुशल होना चाहिए। प्रभावकारिता से हमारा आशय समय पर कार्य को पूरा करना होता है या लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है। कुशलता पूर्वक से हमारा आशय संसाधनों का कुशलतम प्रयोग यानी संसाधनों का व्यर्थ ना होना। दोनों ही प्रत्येक संगठन के लिए आवश्यक हैं, यानी कुशलता भी आवश्यक है और प्रभावकारिता, ये दोनों प्रत्येक संगठन के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक कर्मचारी का वार्षिक लक्ष्य 1000 इकाइयों का उत्पादन करना है। कर्मचारी इस लक्ष्य को कई संसाधनों को व्यर्थ करके और कई मशीनरी के दुरुपयोग द्वारा प्राप्त करता है, तब संगठन को इससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जितना वो दुरुपयोग हुआ है चीज़ों का, उतना अगर लाभ भी होगा चीज़ें बराबर हो जाएंगी। इसलिए प्रभावकारिता ही आवश्यक नहीं होती, इसके साथ साथ इसमें कुशल भी होना आवश्यक होता है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यानी संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति। प्रबंध की आधुनिक अवधारणा इस बात पर बल देती है कि मैनेजर को सभी कार्य और क्रियाएं संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निर्देशित करने चाहिए। यानी जो मैनेजर है वह किसी संस्था के जो कार्य हैं, जिस कार्य को कर रहा है, वो पार्टिकुलर किसी उद्देश्य को लेकर करना चाहिए और यही लक्ष्य संगठन में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी का होना चाहिए। इससे क्या होगा, संस्था का विकास होगा और उसमें उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रभावकारिता और कुशलता में अंतर की। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रभावकारिता में। प्रभावकारिता से हमारा आशय समय पर कार्य को पूरा करने से होता है, जबकि कुशलता से हमारा आशय कम से कम लागत के साथ कार्य को सही ढंग से सही समय पर पूरा करने से होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, प्रभावकारिता में प्रभावपूर्णता अंतिम परिणाम से संबंधित होता है। ठीक है। जबकि कुशलता यह लाभ विश्लेषण से संबंधित है, यानी कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके अधिकतम लाभ को प्राप्त करना। ठीक है। अब देखते हैं प्रभावकारिता में पॉइंट नंबर 3, यानी प्रभावकारिता से हमारा आशय समय पर लक्षित उत्पादन को उत्पादित करने से होता है। ठीक है। जबकि कुशलता से हमारा आशय लक्षित उत्पादन को इसकी न्यूनतम लागत तक उत्पादित करना होता है, यानी कम खर्च में उसका प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम देखते हैं प्रबंध की विशेषताओं को, यानी प्रबंध की विशेषताएं या लक्षण। तो सबसे पहला जो लक्षण है या सबसे पहली जो विशेषता है वह इस प्रकार है कि प्रबंध एक लक्ष्य अभिमुख क्रिया है, यानी किसी भी संगठन के कुछ मूलाधार उद्देश्य होते हैं जिनके कारण उनका अस्तित्व होता है और संगठन में प्रबंध का लक्ष्य उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना होता है। यानी संगठन में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं को प्रबंध पूरा करता है। ठीक है। प्रत्येक संगठन के उद्देश्य अलग अलग होते हैं तथा प्रत्येक संगठन के प्रबंधक का कार्य और क्रियाएं संगठनात्मक उद्देश्य की ओर होनी चाहिए। ठीक है। प्रत्येक संगठन के प्रबंधक का कार्य जो होना चाहिए, जैसे किसी कंपनी में या किसी व्यवसाय में या किसी संस्था में जो कार्य किए जाते हैं वो सब शायद हो सकता है कि अलग अलग हों, लेकिन उनकी जो क्रियाएं होती हैं वो केवल उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर ही होती हैं। ठीक है। इनका मतलब सभी कंपनियों का एक ही मोटो होता है कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करना। ठीक है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। किसी कंपनी का उद्देश्य 2000 लैपटॉप बेचना है, तब प्रबंधक 2000 लैपटॉप बेचने के मुख्य लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य की योजना बनाएगा, सभी कर्मचारियों को मोटिवेट करेगा और सभी संसाधनों को संगठित करेगा, इकट्ठा करेगा और फिर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी विशेषता की, यानी दूसरे लक्षण की। प्रबंध सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब क्या होता है कि हर जगह व्याप्त होना। सर्व मतलब प्रत्येक जगह, व्यापी मतलब रहना या होना, उसका पाया जाना। जैसे
संगठन चाहे आर्थिक हो या सामाजिक या फिर राजनीतिक, प्रबंध की क्रियाएं सभी में समान होती हैं। ठीक है। प्रबंध का प्रयोग केवल व्यावसायिक फर्मों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह लाभ कमाने वाली, लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं और व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक संस्थाओं में भी लागू होता है। यहाँ तक कि एक अस्पताल में, स्कूल में, क्लब में और घर में भी उचित रूप से प्रबंध करना पड़ता है। ठीक है। हमने परिभाषा में देखा था कि प्रबंध जो है एक व्यवस्था होती है। ठीक है। प्रबंध का प्रयोग भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में किया जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रबंध की विशेषताओं में पॉइंट नंबर 3 यानी प्रबंध जो है बहुआयामी होता है। इसका मतलब होता है कि कार्य करने के जो तरीके होते हैं अलग अलग होते हैं। प्रबंध का तात्पर्य केवल एक क्रिया से नहीं होता, उसमें काफ़ी क्रियाएं शामिल होती हैं, बल्कि इसमें 3 मुख्य क्रियाएं भी शामिल होती हैं। पहली होती है कार्य का प्रबंध, दूसरी होती है व्यक्तियों का प्रबंध और तीसरी और अंतिम परिचालन का प्रबंध होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य के प्रबंध की। ठीक है। कार्य के प्रबंध में क्या होता है कि सभी संगठन कुछ कार्य या लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्थापित किए जाते हैं, है ना। कार्य या लक्ष्य व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे आप किसी फैक्ट्री को खोलना चाहते हैं तो फैक्ट्री किस उद्देश्य से खोलना चाहते हैं, किसी उत्पाद को लेकर तो खोलेंगे, किसी विशेष उत्पाद में आपको जानकारी होगी, उसको उत्पादित करने के उद्देश्य से आप उस फैक्ट्री को खोलेंगे ना। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक स्कूल में किए जाने वाला कार्य शिक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है। इसलिए हम शिक्षा प्रदान करने के लिए हम स्कूल को खोलेंगे ना। ऐसे ही अस्पताल किस लिए खोले जाते हैं? अस्पताल इसलिए खोले जाते हैं कि उसमें मरीज का इलाज करें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी संगठन में प्रबंध यह सुनिश्चित करता है कि कार्य कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया जाए, यानी जो कार्य हम कर रहे हैं उसको अच्छे ढंग से हम उसको करें। ठीक है। अब प्रबंध बहुआयामी है, उसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, यानी व्यक्तियों का प्रबंध। व्यक्तियों के प्रबंध से हमारा आशय मानव संसाधनों से होता है। ठीक है। मानव संसाधन किसी संगठन की बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति होते हैं। मानव संसाधन का मतलब संस्था में काम करने वाले कर्मचारी से होता है। ठीक है। एक संगठन केवल कुशल कर्मचारियों की सहायता से अपने प्रतियोगी पर विजय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि 2 संगठनों के पास भौतिक, तकनीकी और वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, परंतु मानवीय संसाधन नहीं, है ना। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी कार्य को लेकर विशेष योग्यता होती है, यानी कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसको अपने क्षेत्र में महारत हासिल होगी। इसलिए ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक संगठन में ऐसे सभी व्यक्ति हों कि जो अपने अपने कार्य में पूर्ण रूप से महारत हासिल किए हुए हों, है ना। इसलिए जो है हम दूसरे जो प्रतियोगी होते हैं उन पर आसानी से अपने व्यक्तियों के प्रबंध के द्वारा उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अतः लोगों का प्रबंध का अर्थ है सही व्यक्ति से सही कार्य लेना। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रबंध का परिचालन। ठीक है। प्रबंध का परिचालन, जब हमने यह निर्धारित कर लिया कि हमें क्या करना है, क्या काम करना है, यानी कार्य को निर्धारित कर लिया, यानी कार्य का प्रबंध कर लिया कि आप किसी फैक्ट्री को खोलने जा रहे हैं, तो आप किसी उद्देश्य को लेकर खोलेंगे कि हमें इस उत्पाद को बनाना अच्छी तरीके से आता है, तभी तो आप उसको खोलेंगे। तो आपने यह निर्धारित कर लिया। ठीक है। मतलब कि कार्य निर्धारित कर लिया कि हमको ये करना है। उसके बाद में मुझे काम किन लोगों से करवाना है यह निर्धारित करना होगा ना। इसलिए इसमें व्यक्तियों का प्रबंध करना होगा कि कौन कौन से व्यक्ति लाए जाएं जो अपने अपने क्षेत्र में बिल्कुल महारथी हों, है ना। फिर उसके बाद हम फाइनली क्या देखेंगे? अब हम परिचालन का प्रबंध करेंगे, यानी खर्चा देखेंगे, यानी कितनी लागत आने वाली है यह देखेंगे। अतः हम यह देखेंगे कि संगठन का संचालन किस प्रकार किया जाए कि कम लागत पर अधिकतम लाभ हो, जिससे हमारे व्यवसाय का अस्तित्व बना रहे। ठीक है। लंबे समय तक हम प्रतियोगी जगत में जी पाएँ या आगे बढ़ पाएँ। जब हम कम लागत पर
अधिकतम लाभ होगा तो हम अपने नीचे जो काम कर रहे कर्मचारी होंगे उनको अच्छे से अच्छा लाभ भी दे पाएंगे, है ना। इन सब चीज़ों का जो है प्रबंध किया जाता है परिचालन के प्रबंध में, इन्हीं सभी चीज़ों का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रबंध की विशेषता का चौथा पॉइंट, यानी प्रबंध सामूहिक क्रियाकलाप है। ठीक है, संगठन अलग अलग आवश्यकता वाले अलग अलग प्रकार के लोगों का समूह होता है, यानी संगठन में भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं। कोई किसी क्षेत्र में अच्छा होता है, कोई विशेष क्षेत्र में उसको दक्षता प्राप्त होती है ना, इसी प्रकार। और प्रत्येक संगठन में हर व्यक्ति अलग अलग उद्देश्य को लेकर भी शामिल होता है, लेकिन संगठन के सदस्य के रूप में वह संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी के साथ मिलकर कार्य करता है। यानी सभी जो व्यक्ति आते हैं, सभी एक संगठन में जो इकट्ठा होते हैं, वो सब अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन संगठन का जो एक मेन मोटो होता है, जो मेन उद्देश्य होता है, उसकी प्राप्ति के लिए सभी मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, तभी जिससे जब मिलकर कार्य करेंगे तभी कुशल प्रबंध की कार्य को किया जा सकता है और अच्छे से अच्छा आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। इससे यह जाहिर होता है कि प्रबंध जो है एक सामूहिक क्रियाकलाप है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रबंध की विशेषताओं के 5वें पॉइंट की, मतलब प्रबंध एक गतिशील कार्य है, यानी प्रबंध को वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार लक्ष्यों और उद्देश्यों और दूसरे क्रियाकलापों में परिवर्तन करने पड़ते हैं। बाह्य जगत जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और राजनीतिक वातावरण का प्रबंध पर अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे बाह्य जगत में परिवर्तन होते हैं, वैसे वैसे प्रतियोगी जगत में बने रहने के लिए परिवर्तन लागू किए जाते हैं। जैसे आज में 2020 को ही देख लो, कोरोना काल था जब, तो सभी व्यवसाय, सभी कंपनियां, सभी संस्थाएं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थीं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रबंध के विशेषताओं की 6ठे पॉइंट की, यानी प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, यानी यह कभी ना समाप्त होने वाला कार्य है। प्रबंध प्रक्रिया एक लगातार चलते रहने वाले पृथक पृथक कार्यों जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियुक्तिकरण व निर्देशन आदि की श्रृंखला है। ठीक है, प्रबंधक संगठन में चल रहे कार्यों की श्रृंखला को लगातार पूरा करते रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रबंध की विशेषताओं के 7वें पॉइंट की, यानी प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, यानी प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। प्रबंधकीय कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, परंतु इसकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। जैसे अपनी सफलता के रूप में किया जा सकता है कि हमने एक पार्टिकुलर लक्ष्य को अचीव कर लिया बहुत अच्छे समय में और कम लागत में ज़्यादा लाभ के साथ। ठीक है, किसी लक्ष्य की पूर्ति निर्धारित समय के अंदर प्राप्त करना। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम प्रबंध को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।